नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मनीज़े मोइन। आज के प्रोग्राम में जिन टॉप स्टोरीज पर हम बात करने जा रहे हैं उनका जिक्र पहले कर लेते हैं। ईरान इसराइल जंग, जोहरी प्रोग्राम बहाना, रजीम चेंज निशाना। अमरीका, रूस, सऊदी अरब, कतर मुतहर्रिक, ठोस हल या दिखावा। सब्सिडी खाने वाली अशराफिया से टैक्स लेना कितना आसान। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज। तो सबसे पहले जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं वो है रिजीम चेंज। लेकिन इसकी तफसील कुछ इस तरह से है कि ईरानी हमलों में शिद्दत के बाद अमरीका ने यूक्रेन से बाज़ मज़ाइल और दिफाई निज़ाम मशरिक़ वस्ता मुंतकिल कर दिया। अब्बास इराक़ची के मुताबिक इसराइली हमले अमरीका के आशीर्वाद के बगैर नामुमकिन थे। इसराइल ने एक नई सुर्ख लाइन अबूल कर ली है। अहम शख्सियात की हलाकतें और जौहरी तनसीबात पर हमले। इसराइल का ईरान में रिजीम चेंज का मुमकिना आखिरी दाव जुआ हो सकता है। क्या इसराइल और अमरीका इराक, लीबिया, मिस्र और शाम की तरह ईरान में भी रिजीम तब्दील कर सकता है? तो ये नाज़रीन हमारा पहला मौजू है। इसी पर बात करने के लिए पैनल में मेरे साथ पंजाब के ब्यूरो चीफ शहजाद हुसैन भट्ट साहब मौजूद हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सलमान आबिद साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। शहर क़ायद कराची से सायरा बानो हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक सियासी रहनुमा है। शहर इक़्तिदार से मज़हर बरला साहब हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। मैं गुफ्तगू का आगाज़ बरला साहब आपसे करना चाहूँगी। आप ये देखें कि ईरान की जौहरी सलाहियतों से अपने वजूद को ख़तरा महसूस करने वाला इसराइल आखिर क्या चाहता है? बेंजामिन नेतन्याहू क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं? बज़ाहिर तो रिजीम चेंज ऑपरेशन दिखाई दे रहा है तेहरान में, आपको क्या लगता है? देखिए मुनीजे, अभी नेतन्याहू वही चाहता है जो मोदी चाहता था। यानी जिस वक्त तक इंडिया जंग में अच्छी हालत में था तो सब गुडी गुडी चल रहा था। अमेरिकन कह रहे थे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं जी, दोनों तहम्मुल का मुजाहरा करें। मगरबी ताकतें भी ये कह रही थी। जो ही इंडिया नीचे आया उसको शिकस्त हुई तो फिर मुदाखलतें शुरू हो गई। अब वही सूरत हाल ईरान और इज़राइल की है कि इज़राइल नीचे आ गया है। अब तरला मिंद शुरू हो गया है कि फ़लाँ को टेलीफोन हो रहा है, फ़लाँ को फ़ोन हो रहा है, फ़लाँ को जी हम बीच बचाव कराते हैं जी, तहम्मुल कर रहे हैं, फ़लाना कर रहे हैं। ये वही ड्रामा हो रहा है जो पाक इंडिया जंग के दौरान हुआ था। अब वही ड्रामा इज़राइल और ईरान के माबैन जंग में हो रहा है। अब देखिए ये जंग तो फैलेगी। अब उसमें बरतानिया भी कूद पड़ा है और ममालिक भी कूद पड़े हैं। अमेरिका ने अपना दफाई सिस्टम वहाँ शिफ्ट कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ जो खुशी की खबर है वो ये है कि इस्लामी दुनिया जो है वो ईरान की पुष्ट पर खड़ी हो गई है और मुसलमान मुल्क जो हैं वो कह रहे हैं कि हम ईरान के साथ हैं। देखिए सऊदी अरब जैसे मुल्क ने भी कह दिया है कि हम ईरान के साथ हैं, हालांकि उनके बड़े इख्तलाफात हैं बड़े अरसे से। अब अमरीकी तज्ज़ियाकार ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि दुनिया में जो नया राज करने वाला ब्लॉक बन रहा है वो तुर्की, रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान, ये ब्लॉक बन रहा है जो राज करेगा। तो मेरा ख्याल है जान छुड़वाने की बातें कर रहे। ठीक है बरला साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं चाहती हूँ सलमान आबिद साहब आप इस बात की वजाहत करें कि जब ईरान की तरफ से मुआहिदा साइन किया गया है कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा, तो उसके बावजूद फिर क्या खतरात लाक हो सकते हैं इसराइल को कि उसकी तरफ से इस तरह अटैक किया जाए? देखिए अब तीन बातें तो खुलकर सामने आ गई है ना। पहली बात यह है कि अमेरिका ने बड़े वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि ईरान हमारे साथ एटमी मामले में डील करे। यानी अगर वो एटमी मामले में डील करता है तो उसकी जान बच जाएगी और उसके साथ वो सलूक नहीं किया जाएगा जो अमेरिका और इसराइल चाहते हैं। दूसरी बात जो हमने कल भी डिस्कस की थी वो ग्रेटर इसराइल का कॉन्टेक्स्ट है। और ग्रेटर इसराइल का कॉन्टेक्स्ट ये है कि अमेरिका उसकी पुश पे खड़ा है और वो चाहता है कि ग्रेटर इसराइल जो है वो आगे जाए और ख़ास तौर पे ये जो अरब दुनिया के ममालिक हैं उनका वो निशाना है। और कल जब मज़हर बल्ला साहब ने बात की थी कि पाकिस्तान भी उस पर निशाना है, नेतन्याहू के बकौल कि पाकिस्तान भी उस पर निशाना बन सकता है। तो अब ये तीसरी बात है। और तीसरी बात हुई, नेतन्याहू ने ईरानी अवाम से कहा कि वो अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएँ। यानी वो जो रिजीम चेंज की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ईरानी अवाम अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाए। तो इसका मतलब वाज़ेह है कि अमेरिका और इसराइल जो है इस पूरे खेल के साथ अपने कुछ मकासद हासिल करना चाहता था। एक वो एटमी डील करना चाहता है, एक वो ग्रेटर इसराइल की डिबेट को आगे लेके चलना चाहता है, इसराइल की एक्सेप्टेंस करवाना चाहता है दुनिया में, इस्लामी मुल्कों में, और तीसरा ये कि वो रिजीम चेंज की तरफ जाना चाहता है। तो ये जो सारा कॉन्टेक्स्ट हमें नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है कि दुनिया में इस वक्त जो तब्दीलियाँ आ रही हैं और जिस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं
उसमें अमेरिका का एजेंडा और इसराइल का एजेंडे का जो नेक्सस है वो बड़ा गहरा है। और ये बार बार हम कहते रहे हैं कि जब तक अमेरिका अपने मामलात में खास तौर पे इसराइल की पुष्पनाई नहीं छोड़ेगा, बात आगे नहीं बढ़ सकेगी। बात तो सिर्फ इसी तरह शहजाद हुसैन भट्ट साहब वाज़ेह है, आप भी जानते हैं कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से इसका आगाज़ हुआ था, इरादा किया गया था कि उनको दरियाफ्त किया जाएगा, मगर उसके बाद भी कुछ नहीं मिला। एक बहुत लंबी एफर्ट थी और उसके बाद की जो तबाहकारियां थी वो भी पूरी दुनिया ने देखी, और अब की बार भी न्यूक्लियर एसेट्स को निशाना बनाया जा रहा है और उसके बाद हदफ बनाया जा रहा है, इराक पे कार्रवाई की जा रही है। मगर अब आपको क्या लगता है कि क्या ये भी महज उसी तरह से ही होगी जिस तरह हमने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के वक्त देखा था? ठीक कह रही है मुनीज़े। देखें, आपने बात की है रजीम चेंज निशाना, रजीम चेंज निशाने की अगर आप ज़रा इसको एक्सप्लेन करें ना, जितने भी ताकतवर लोग हैं वो रजीम चेंज यानी हुकूमत तब्दील करके अपनी मर्जी की हुकूमत उस मुल्क में खड़ा करना, इट इज़ नोन एज रजीम चेंज। अब दुनिया में जिसने जिंदा रहना है उसने साबित करना है कि वो अपने मुल्क की खुद मुख्तारी और इस काबिल है कि वो मुल्क चला सके। अभी बाबाए सहाफत किबला मजहर बरला साहब ने फरमाया है कि ईरान के पीछे तमाम मुस्लिम ममालिक खड़े हैं। दुरुस्त बात फरमाई इन्होंने। असल में आप ये देखें कि खारजा पॉलिसी कितनी अहम है। अगर ईरान की आप खारजा पॉलिसी देखें तो रशिया से 2 मुल्क जुदा हुए, आर्मीनिया, अजरबैजान, हमारे पीछे अजरबैजान खड़ा है, टर्की खड़ा है, ईरान जाके सपोर्ट कर रहा है आर्मीनिया की। इस तरह मेरे पास दर्जनों मिसालें हैं जो खारजा पॉलिसी गलत की है ईरान ने। आप याद होगा आपको वो जसूस कलबोशन, वो कहां से पकड़ा गया? कलबोशन जो पकड़ा गया वो पाकिस्तान और ईरान की सरहद के साथ वहां से पकड़ के BLA के साथ मिलकर ऑपरेट कर रहा था। और आखिरी बात मुनीज़े सिर्फ एक है, जी। अगर ईरान इस वक्त प्रॉब्लम में है तो वह गद्दारे वतन है। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान को यह सोचना है कि इस मुल्क में अगर कोई गद्दारे वतन है, कल को भारत के साथ जंग हो गई तो ये गद्दारे वतन वही काम करेंगे जैसे वहां पर लोग मारे जा रहे हैं। बाहर से नहीं लोग मार रहे, अंदर से लोग मार रहे हैं। ये वो वक्त है जब पाकिस्तान को खारजा पॉलिसी मजीद बेहतर करनी है। वतन के साथ साथ वहां पर रॉ भी बहुत ज्यादा एक्टिव है और इसका इंकशाफ भी हो गया कि जब पकड़े गए जो लोग थे उनमें से मेजॉरिटी ऑफ देम वर एसोसिएटेड विद रॉ। तो रॉ की जानिब से इस तरह की कार्रवाइयां की जाती हैं। सायरा जी, आप मुझे बताएं कि ईरान को सपोर्ट हासिल है, यमन के हौसियों की जानिब से अटैक किया गया है, ईरान की प्रॉक्सीज को सबटाज करने की कोशिश की गई, मगर इस अटैक के बाद ऐसा लगता है कि मुकम्मल तौर पर कामयाबी नहीं समेट पाया इसराइल। क्या कहती हैं? अस्सलाम वालेकुम मनीज़े, आपकी बात का मैं जवाब देती हूँ। उससे पहले कुछ बातें अपने साथियों की सुन रही थी। एक बात सुबह से मुझे बड़ी देखा तो मुझे हंसी भी आई, उसको पढ़ा कि इस्लामी ममालिक ईरान के साथ खड़े हैं। तो मुझे एक कहावत याद आ गई कि जब कोई तुम्हें बोले कि मैं तुम्हारा भाई हूँ तो पूछ लिया करो कि हाबिल या काबिल, इन दोनों में से कौन से भाई हो। कि जब आप उर्दन का किरदार देख लें, आप उससे पहले आप देख लें कि सदर ट्रंप आया था और वो कहते हैं इस्लामी ममालिक से मिले थे। अब आपको हमें क्या पता कि क्या बात हुई। और जिस तरीके से यहाँ पर मेरा तो ख्याल है कि पहले इन्होंने इंडिया के जरिए पाकिस्तान पे हमला करवाया, वो कहते हैं ना कि चेक करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से मुंह तोड़ जवाब मिला और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि उनका निशाना ईरान का उसका वो हुआ। फिर भट्ट साहब ने कहा कि इनके पास दर्जनों मिसालें हैं। बिल्कुल सही है कि जिस वक्त यहाँ पर सी पैक का था, आपने देखा होगा कि उन्होंने चाबहार का वो स्टार्ट कर दिया और फिर इंडिया उसके साथ। और इस बात से 100% अग्री हूँ कि जो अंदर से जिक पहुंची है, वो जो उनके ताल्लुकात रॉ के साथ थे, जिस तरीके से वो कहते हैं मोहब्बत की पींगे पड़ रही थी इंडिया वालों के साथ, तो वो कहते हैं कि हमेशा जो भी होता है वो अंदर से पहुंचता है। और अब देखिए, अब आप जिस तरह अमेरिका आ गया कि वो सुलह सफाई करवाने, वो यहाँ हमारी तरफ भी यही हुआ था। और उसके बाद वहां पर भाई आप इसराइल की पुष्टपनाही छोड़ दें, हर चीज में जो भी मसला उठा लें उसमें कहीं ना कहीं क्या पूरे का पूरा अमेरिका का किरदार होता है। इनकी यूरोपीय यूनियन जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनका होता है कि फौरन ही फ्रांस के सदर का बयान आ गया कि हम उनके साथ हैं, फिर पता चला बरतानिया भी वो हुआ था और ये सारी चीजें हुई थी। तो अब बिल्कुल सही है कि उसको सोचना पड़ेगा कि उन्होंने किस तरफ होना है। अब ये भी नहीं कि वो कहते हैं कि आप एक तरफ से तो इंडिया के साथ आप कर रहे हैं,
और फिर दूसरी तरफ से इंसान को ये उम्मीद होती है कि बाकी सब चीजें भी हों। सायरा जी, आपका जवाब आ गया, लेकिन आपने दुरुस्त जवाब दे दिया है कि ये ईरान को सोचना होगा कि जो बरादर इस्लामी ममालिक उसके साथ खड़े हैं, इनमें से हाबील कौन सा है और काबिल कौन सा। लेकिन ईरानी फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास इराक्ची की तरफ से ये कहा गया है कि हमें अब एतमाद नहीं है अमरीका के ऊपर, क्योंकि इसराइल अमरीका की पुष्टपनाही के बगैर अटैक नहीं कर सकता। और ये किस तरह हो सकता है कि जुल्म भी हो और मुज़ाकरात भी जारी रहें? तो ये वाला ऊंट किस करवट बैठेगा, इस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी चलते हैं एक ब्रेक पर, जिसके बाद वापस आएंगे और बात करेंगे अमेरिका, रूस, सऊदी अरब, कतर मुतहर्रिक, ठोस हल या महज दिखावा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और जैसा कि इस सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं, अमेरिका, रूस, सऊदी अरब, कतर मुतहर्रिक तो हैं, ये दिखावा ही है या महज इरादा रखते हैं कि कोई हल निकाला जाए इस इसराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग का? तो इसकी तफसील कुछ इस तरह से है कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक्ची के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते, जहां मुतअद्दिद ममालिक की जानिब से ईरान की हिमायत की जा रही है, वहीं मसले का हल तलाश करने की भी ज़रूरत पर जोर दिया जा रहा है। तेज़ी से फैलती जंग को काबू करने के लिए अमेरिका, रूस, सऊदी अरब, कतर मुतहर्रिक तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन इससे कोई नतीजा अखज़ होगा या महज ये सिर्फ दिखावे के लिए किया जा रहा है? तो मैं चाहती हूँ कि डिबेट को ओपन करूँ और मज़हर बल्ला साहब, आपसे इसका आगाज़ किया जाए। नीचे मैं समझता हूँ ये दिखावा है। दूसरा, इंडिया की बात हो रही थी, ईरान और इंडिया का निकाह टूट गया है। मेरा ख्याल है वो जो बड़े मरासम थे उसकी एक ख़ास वजह थी कि जब शाह का दौर था तो पाकिस्तान चूँकि हमेशा से अमेरिकन ब्लॉक में रहा और इंडिया जो था वो रशियन ब्लॉक में था, और शाह के इक़्तिदार के जाते ही जब शाह का दौर था तो उस वक्त तो तेहरान CIA का एक बड़ा हेडक्वार्टर था। और कल भाट साहब ने बात की कि इसराइल को ईरान ने तस्लीम किया था। बिल्कुल किया था, इसीलिए कि उस वक्त शाह का दौर था और शाह जो था वो रज़ा शाह पिट्ठू था अमेरिका का। और जो ही 79 में रजीम चेंज ईरान में आया तो अमेरिका उसके ख़िलाफ़ हो गया और फिर उनकी पॉलिसियाँ सारी बदल गईं। जो अमेरिकी इत्तेहादी थे वो अलग हो गए और जो रशियन इत्तेहादी थे वो जुड़े रहे। सर, ऐसे में मैं आपको 79 से पहले करना चाहती हूँ सर, रज़ा पहलवी का भी ट्वीट आया है और वो कह रहे हैं कि ये रजीम चेंज ऑपरेशन की तरफ ही इशारा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये हुकूमत ही करप्ट है। नहीं, गुजारिश सुनिए ना, ये तो उन्हीं के नाम पे उनके पोते हैं ये रज़ा शाह पहलवी के। गुजारिश ये है कि अभी क्या है वहाँ, अभी ये नहीं रजीम चेंज होगा। इन्होंने पहले इराक में रजीम चेंज किया, उसकी ताकत को ख़त्म करके शाम की ताकत ख़त्म करके लिबिया की ताकत ख़त्म करके यहाँ ताकत ख़त्म करने की कोशिश की गई। पहले दिन इसराइल ने सोचा कि हमने ईरान को ख़त्म कर दिया, लेकिन यहाँ बिल्कुल मैं फिर मिसाल दूंगा कि पाकिस्तान की तरह उलट काम पड़ गया। जिस तरह इंडिया ने समझा था कि पाकिस्तान कुछ नहीं, तो पाकिस्तान ने दिखाया कि पाकिस्तान बहुत कुछ है। इसी तरह ईरान ने दिखा दिया कि ईरान बहुत कुछ है। अब ईरान नहीं चैन से बैठेगा। अब मुसलमान मुल्क भी ये चाहते हैं कि यार ये फितना ख़त्म ही हो जाए। इसराइल ये जो एक खंजर घुसाया हुआ है मुसलमानों के सीने में, तो मेरा ख्याल है कि अब नए ब्लॉक जो है वो बनेंगे और एशिया में पावर शिफ्ट हो रही है, मगर भी ताकत ख़त्म हो रही है। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की ताकत, उनकी हुकूमत दुनिया से ख़त्म होती जा रही है। ये ताकत एशिया में शिफ्ट हो रही है। देखिए मुनीज़े ठीक कह रहे हैं बरलास भाई आप। मैं मुनीज़े इस गुफ्तगू से हट करना एक दूसरे पॉइंट पर आपकी तवज्जो लाना चाहता हूँ। मेरी ईरान के सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट से राब्ता हुआ, मैंने उससे टेलीफोनिंग पे ये पूछा कि क्या आप ईरान को गज़ा बनाना चाहते हैं, चाहते क्या हैं? जिस पर उसने मुस्कुराते हुए मुझे कहा एब्सोल्युटली नॉट। और फिर फरमाते हैं कि पाकिस्तानी कौम दुआ करे हम खुलकर अमेरिका हम पर हमला कर दे और फिर रशिया और चाइना इसको तबाह बर्बाद करेंगे, क़यामत तक इसराइल हमें शिकस्त नहीं दे सकता, ईरान कहता है। मैं सलमान आबिद साहब से यह जानना चाहता हूं, ये जो सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं उनकी ये सोच है कि खुलकर अमेरिका हमला कर दे, आप इसको कैसे एलाबोरेट करेंगे? किस पे हमला करें? ईरान पर। देखिए ना, बात यह है कि अमेरिका तो इस वक्त अपनी मर्जी की शराइत पर ईरान से डील करना चाहता है, उसमें इसराइल भी शामिल है।
अच्छा, अब सवाल ये है कि ये जो सारी अभी बात कर रही थी मुनीज़ा कि जी एक लॉबिंग शुरू हो गई है, रशिया भी आ गया है, कतर भी आ गया है, सऊदी अरब भी आ गया है, ये सब लोग कल तक किसकी सियासत करते रहे? जी, ये तो कल तक अमेरिका के साथ ही खड़े रहे ना। अच्छा, अब मुस्लिम दुनिया के अंदर एक डायलेमा है। मुस्लिम दुनिया मजम्मती बयानात और करारदाद तक तो सामने आती है, लेकिन अमली इक़दामात में उस तरह से सामने नहीं आती जिस तरह से उसे आना चाहिए था। अब ये मुस्लिम दुनिया का अपना इम्तिहान है, यानी मुस्लिम हुक्मरान तबके का। ये इदारे हमने सिर्फ स्टेटमेंट देने के लिए बनाए थे। इक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसल, ये जो अपना OIC, क्या ये सिर्फ एक रेजोल्यूशन पास करने के इदारे हैं? भाई, आपके ऊपर एक अखलाकी, सियासी, समाजी पाबंदी है, कानूनी पाबंदी है। आप उन मुल्कों को कानून के शिकंजे में ला सकते हैं जो उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि अमेरिका को लगाम कौन दे, मसला ये है कि इसराइल को लगाम कौन दे, मसला ये है कि ये जो जंगों की सियासत हो रही है इसको लगाम क्या दे। यानी ये दुनिया हमने कंस्ट्रक्शन के लिए बनाई थी, डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं बनाई थी। ये दुनिया हमने जंगों के लिए नहीं बनाई थी, इंसानी जानों से खेलने के लिए नहीं बनाई थी, इंसानी तरक्की के मुकाबले में जंगी तरक्की के ऊपर नहीं बनाई थी। यानी एक अजीब व गरीब दुनिया में हम चले गए। बदमाशी से कह रहे हैं, अमेरिका कह रहा है कि जनाब मेरे पास तो जदीद तरीन असला है, इसराइल को भी मैंने जदीद तरीन असला दिया हुआ है और हमारा असला जो है वो दुनिया में जाएगा। यानी आप असले के कारोबार के कॉन्टेक्स्ट में पूरी दुनिया का अमन बर्बाद कर रहे हैं, पूरे दुनिया के पीस को बर्बाद कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जब तक अमेरिका के ऊपर एक बड़ा प्रेशर नहीं पड़ेगा तो और वो इसराइल की पुष्पनाई नहीं छोड़ेगा, बात आगे नहीं चल सकेगी। इसराइल उस वक्त तक अपना जोर दिखाता रहेगा जब तक उसे अमेरिका की पुष्पनाई हासिल है। ठीक है सायरा जी, आप मुझे ये बताएं, अब आपने भी देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि पीस टॉक्स चल रहे थे और ये जौहरी मुआहिदों के ऊपर बात हो रही थी, सेशंस जारी थे। आज ही के रोज बैठना था अमेरिका और ईरान को ओमान में, लेकिन ऐसे में अगर इसराइल की तरफ से ये अटैक किया गया, आज तीसरा रोज है, तो क्यों अमेरिका ने इसराइल से नहीं पूछा कि ईरान तो आमादा है बात करने के लिए, नतीजा तो निकल ही आएगा, इस हरकत करने की क्या जरूरत थी? ईरान को तो सभी पूछ रहे हैं, लेकिन इसराइल से क्या पूछेगा अमेरिका? तो देखिए, जो इसराइल है वो अमेरिका का बगल बच्चा है। आप कैसी बात कर सकती है? अमेरिका की पुष्टपनाही के बगैर वो कुछ कर ही नहीं सकता। यानी कि हम लोग सब इतने नन्हे काके बने हुए, रोटी को चोची कहते हैं हम लोग क्या, कि हम ये यहाँ पर जी उनकी पीस की कोशिश है। आपने अपने सवाल में जिस तरीके से अभी ये बच्चा ने भी कहा कि वो आप राव साहब ने कहा कि किस तरीके से वो असला बेचने के लिए और ये दुनिया का पीस तबाह करने के लिए, अब ये तो जंग हो, कहते हैं ना कि पहले जो दूसरी जंगें होती थी वो तो अब खत्म हो गई। अब तो जो है टेक्नोलॉजी की जंग, और टेक्नोलॉजी किनके पास है? इनके पास है। यानी कि बाकी जो मशरिक वस्ता के वो जो कहते हैं दूसरे ममालिक उनको डरा कर, और वो कहते हैं कि इकॉनमी का बड़ा हिस्सा उनका इन तमाम हथियार और ये टेक्नोलॉजी खरीदने में लगा हुआ हो। तो मुझे बताएं कि अभी आपने देखा, आपके प्रोग्राम में पहले बात हो चुकी है, जिस तरीके से ट्रंप आए, उनका इस्तकबाल हुआ, तो मुझे देखकर वो समझ आई कि वो जो तलवारें हैं वो जंग आलूद हो चुकी हैं, वो सिर्फ अब रक्स के काम आ सकती हैं। यानी कि वो आके वहां पर इन्वेस्टमेंट उनके सामने पेश की जा रही है, सारा कुछ किया जा रहा है। एक बात नहीं हो सकती, ट्रंप यहाँ पर सीज फायर करवा रहे हैं हमारी तरफ, ट्रंप ईरान के उस मामले में आया कि जी इस ममालिक साथ है। ममालिक क्या साथ है? कि जो मजलूम है उसको प्रेशराइज करेंगे कि वो हमले रोक दे। ईरान ने तो पहले हमला नहीं किया, हमला तो उन्होंने किया। और फिर अगर आप कोई दूसरा इंसान ये बोले कि वहां पर बागी या कुछ इस किस्म की जिस तरह उनकी तंजीमें हैं, तो उन तंजीमों को वो कि देखिए काली भेड़ें हर जगह होती हैं, उसमें बहुत सारे लोग इन्हीं के पेरोल के ऊपर जिस तरीके से काम करते हैं। मैं अमेरिका और इसराइल की बात कर रही हूँ, ज्यादा अच्छे बुरे भले लोग हर जगह होते हैं। ट्रेटर तो अब वो कहते हैं ना कि वो जो एक हर जगह ही है, क्या वो पार्टी हो, क्या वो तंजीम हो, क्या वो एजेंसीज हो, या उसमें हर जगह पाए जा रहे हैं। आस्तीन के सांप कहते हैं इन्हें जी। और बाकी ये सब इस तरह की बातें हैं कि आपने कहा कि वो ट्रंप के आशीर्वाद के बगैर वो कुछ कर ही नहीं सकता। जिस तरीके से उन्होंने, आपने अभी देखा है इराक, लीबिया, शाम, फिर उसके बाद रेजिम चेंज जी। मुश्ताक यूसुफी की एक नॉवल पढ़ रही थी, तो उसमें मतलब था कि उनके जो दोस्त थे बेग साहब, वो आते थे और कहते थे कि अब तो मैं नाउज़ुबिल्लाह, उसमें भी नाउज़ुबिल्लाह लिखा हुआ है, मैं भी नाउज़ुबिल्लाह पढ़ रही हूँ कि अब तो आऊज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ता हूँ तो मुझे रजीम चेंज का ख्याल आता है कि वो रजीम चेंज का। तो यही होते हैं कि जिस वक्त जो डट जाए
फिर उनको उनकी हुकूमतों के तख्ते रजीम चेंज करके अंदर से ही आस्तीन के सांप और ठीक है। ट्रेकर लेके सायरा जी। मुल्क के वसी तर मुल्की मफाद का चेप के उसके बाद रजीम चेंज होती है, ताकि जो कठपुतली मुसल्लत हो वो फिर अपने आकाओं के जो अहकामात हैं उनको वो पूरा करें। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप इसको किस तरह देखते हैं जो सायरा जी कह रही हैं, रजीम चेंज, और आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के साथ इसको रिलेट कर रही हैं? नाऊज़ु बिल्लाह, उन्होंने भी यही कहा है। मैं सिर्फ इस पे छोटी सी राय देना चाहूँगा। बात यह है कि रजीम चेंज का जो वर्ड है वो, अब मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि इसको साबित करना होगा ममालिक को। क्या सायरा आपकी ख्वाहिश नहीं है कि मोदी और नेतन्याहू जो है वो रजीम चेंज हो जाए? आपकी भी ख्वाहिश है। क्यों? फितने हैं, फसादी हैं। अगर ये ममालिक दुनिया का अमन खराब कर रहे हैं तो इनकी रजीम चेंज होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि अमेरिका या इसराइल सोचता है कि ईरान एटमी कुव्वत ना बने, इसके मिसाइल जो हैं वो इतनी ताकतवर ना हो कि दुनिया पर एटमी कुव्वत बन जाए। तो ये लड़ाई है रजीम चेंज की। जैसे मदर बरलास भाई ने कहा, पहले शाह के दौर में तो नहीं होती थी लड़ाई, जब से इक़्तिदार चेंज हुआ है लड़ाई तो तब से शुरू हुई है ना, जब से न्यूक्लियर बम की बात आई है। मैं ठीक कह रहा हूं सलमान भाई या गलत कह रहा हूं? नहीं ठीक है, लेकिन बात यह है कि जो रजीम चेंज है इसका इख्तियार किसके पास है? इसका इख्तियार तो आवाम के पास है ना। हम अगर आवाम से ये इख्तियार वापस लेकर खुद बैठकर बहुत सारे मामला तय करने की कोशिश करेंगे और अमेरिका बहादुर समेत बाकी मुल्कों के अंदर मुदाखलत करके वहाँ की हुकूमतों को तब्दील करवाएगा, वहाँ की बादशाहत को तब्दील करेगा, तो उसकी तो कोई ऑनरशिप नहीं होगी, उसकी तो कोई लिजिटिमेसी नहीं होगी। इसका मतलब है फिर आप जो लोगों का मैंडेट है उसकी बुनियाद पर नहीं चलना चाहते। अब ईरान के अंदर जो भी क़यादत आई है उसे लोगों ने वोट दिए हैं, वो वहाँ पर इलेक्ट होकर आई है। अगर आप उसके मैंडेट का एहतराम नहीं करेंगे और एक आलमी साजिश के तहत ईरान के अंदर रिजीम चेंज कर देंगे तो फिर वो मसला तो हल नहीं होगा। वो तो फिर जो इंतशार है वो उनकी दाखिली सियासत के अंदर नुमाया रहेगा। तो इसलिए रिजीम चेंज के नाम पर वो नहीं लोगों के पास कताकलामी की माजरत चाहता हूँ, एक सेकंड दे दीजिएगा ना। कताकलामी की माजरत चाहता हूँ, ये ईरान की जो हुकूमत है ये फॉर्म 47 वाली तो नहीं है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नजर नहीं आ रही। मैं तो कह रहा हूँ रिजीम चेंज कहीं भी हो रहा हो, ये रिजीम चेंज का इख्तियार अवाम के पास होना चाहिए। मेरा मौक़िफ़ ये है। बिल्कुल, रजीम चेंज का इख्तियार अवाम के पास होना चाहिए। दुनिया की सियासत को समझने की कोशिश करें। दुनिया की सियासत ये है कि पहले जब सोवियत यूनियन और अमेरिका दो ताकतें थीं तो सोवियत यूनियन की मईशत कमज़ोर थी और सोवियत यूनियन के पास साइंटिस्ट तो बहुत थे, मगर अब जो अमेरिका का मुकाबला पड़ा हुआ है चाइना से, चाइना मुआशी तौर पर भी तगड़ा है अमेरिका से। अमेरिका उसका मकरूज़ है 24-25 ट्रिलियन डॉलर का, और चाइना ने टेक्नोलॉजी में मात दे दी है पूरी दुनिया को। अब मुसीबत ये पड़ी हुई है अमेरिकियों को और उसके इत्तेहादियों को। इसलिए पावर जो है वो अमेरिका के हाथ से निकल रही है, क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी पे बड़ा नाज था अमेरिकियों को या इजराइलियों को या उनके इत्तेहादी इंडियंस को, वो टेक्नोलॉजी सारी रद्दी की टोकरी में चली गई है। असल में अमेरिका को इस बात की फिक्र सताई जा रही है कि वो जो यूनिपोलर बन चुका था अब वो चीज़ उसके हाथ से बाहर निकलती हुई उसे दिखाई दे रही है। ऐसे में हमें ये भी याद रखना कि ये जो वॉर है इसे इसराइल ने बाय चॉइस इनिशिएट किया है और अब इस पर अमेरिका ये कह रहा है कि वो कोई किरदार अदा कर सकता है सालिसी का और इसको रोक सकता है, मगर अमेरिका की तरफ से ये वाज़ेह नहीं किया जा रहा कि उसकी पेशकश क्या है। तो जब ये जंग की धूल या गर्द ठहरेगी तो फिर ये बात वाज़ेह होगी कि अमेरिका की तरफ से क्या पेशकश की जा रही है ईरान को कि इस मामले को किसी पार लगाया जाए, इस पर कहीं ना कहीं कोई पीस टॉक इनिशिएट की जाए, क्योंकि ये जो मामला है ये सफारतकारी के जरिए ही हल हो सकता है, जंग के जरिए नहीं। अभी चलते हैं ब्रेक पर, जिसके बाद वापस आएंगे और बात करेंगे सब्सिडी खाने वाली अशराफिया से टैक्स लेना कितना आसान। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जब से बजट जारी हुआ है उसके बाद बाज़गश सुनाई दे रही है, कुछ हलकों से उस पर तनकीद भी की जा रही है, ऐसे में टैक्स की बात भी हो रही है। तो हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं उस खबर की तफसील कुछ इस तरह से है कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना का इजलास फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन ने इंकशाफ किया है कि टॉप 1% घरानों की सालाना औसतन आमदनी 1 करोड़ रुपए है।
पाकिस्तान में अमीर घरानों की तादाद 6,70,000 है और 5% लोगों के ज़िम्मे 1700 अरब रुपए टैक्स वाजिबात बनते हैं। ये 5% लोग सालाना 499 अरब रुपए टैक्स देते हैं और ये 5% लोग 1233 अरब रुपए टैक्स नहीं देते। मौके पर गिरफ्तारियों, टैक्स के मतलूबा अहदाफ हासिल हो सकते हैं। तो सलमान आबिद साहब, आप बखूबी समझ गए मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मुझे बताइए किस तरह मुमकिन होगा। देखिए, वज़ीर ख़जाना ने ख़ुद एतराफ़ किया है कि हमने पिछले साल जो टैक्स के अहदाफ मुकर्रर किए थे उसको हासिल करने में हम कामयाब नहीं हो सके, और ये हर बरस होता है। वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक ताकतवर अशराफिया है। हुक्मरान तबकात और ताकतवर तबकात और कारोबारी तबकात के जो मफादात हैं उनके दरमियान जो नेक्सस है उसने पाकिस्तान को बर्बाद करके रख दिया। अब आप देखिए, FBR के चेयरमैन कह रहे हैं कि पाकिस्तान में दौलत की तकसीम का गैर मुनसिफाना निज़ाम है, और जब गैर मुनसिफाना निज़ाम है तो उसी की बुनियाद पर टैक्स नेट भी जो है वो हमारा कम होता है। हम तो लोगों से, आम आदमी से डायरेक्ट टैक्स ले रहे हैं ना, इनडायरेक्ट टैक्स ले रहे हैं, लेकिन जहाँ डायरेक्ट टैक्स लेने हैं वहाँ तो हम टैक्स ले नहीं पा रहे हैं हम, और क्योंकि हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग हैं जो कारोबार भी करते हैं, हुकूमत भी करते हैं, और वो किस तरीके से जाकर अपने लिए अपने आप को अकाउंटेबल करेंगे। तो ये सारा का सारा निज़ाम जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, मईशत का, टैक्स नेट का, दौलत की तकसीम का, वसाइल की तकसीम का और अकाउंटेबिलिटी का, मॉनिटरिंग सिस्टम का, ये सारा का सारा फेल हो चुका है। और मैंने आपको कहा कि वज़ीर ख़जाना ने खुद एतराफ़ किया इस दफ़ा, और ये भी उन्होंने कहा कि मुझे तो समझ नहीं आती कि हम हुकूमती अखराजात क्यों नहीं कम कर पा रहे। ओ भाई, आप हुकूमत में हैं, हमें ना बताएं क्यों नहीं कर पा रहे। आपने तो करना था ना, आपने तो वादे किए थे, आप तो तजर्बाकार लोग थे, आप तो कह रहे थे हम सबसे ज़्यादा सलाहियत रखने वाले लोग हैं, लेकिन अमलन नहीं कर सके। और ये जो FBR के चेयरमैन ने बात की है कि दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम, अब आप मुझे बताइए कि हमारी जो सियासी अशराफिया है, ये ताकतवर अशराफिया है, ये क्या आम आदमी के बारे में सोचती है? क्या ये कमज़ोर तबकात के बारे में सोचती है? क्या ये गरीब आदमी के बारे में सोचती है? क्या ये लोगों को रिलीफ देने के बारे में सोचती है? ये तो अपनी सब सोचती है कि कैसे इनके अंदर से मजीद खून निचोड़ना है, ये सोचती है, और कैसे अपनी दौलत को बढ़ाना है, और कैसे अपनी दौलत को बाहर मुंतकिल करना है, और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए करना है, और बाहर जाकर दौलत को वहाँ पे फैलाना है। यानी ये जो सारा पाकिस्तान का माईशत का निज़ाम है, इसमें अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जो जितना ताकतवर है वो उतना ज़्यादा रियासत के वसाइल की लूट मार में मसरूफ़ है, और उसका इतराफ़ जो है, अब चाहे वो आपके चेयरमैन FBR कर रहे हैं, चाहे वो कोई और इदारे कर रहे हैं, सवाल ये है कि अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? अकाउंटेबिलिटी हो तो ये जो दौलत की लूट मार है इसका खेल बंद हो सके ना। अकाउंटेबिलिटी हो तो फिर यहाँ तक तो बात पहुंचे ही ना। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, जब सलमान आबिद साहब बात कर रहे थे अवाम का खून निचोड़ने वाली, तो आप मुस्कुरा रहे थे, क्यों? आप क्या इसका अमली मुजाहिरा होता हुआ देखते हैं? देखें, बात ये है, ये जो गोरा ना, गोरा जब पाकिस्तान बना था ना, ये गोरा एक निज़ाम बना के गया था, अभी तक हम उस निज़ाम को तोड़ नहीं पाए। ये दौलत की जो तकसीम है ना, ये उस ज़माने की हुई है। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अब हंसेंगी सायरा बानो साहिबा कि मुल्क में जो निज़ाम चल रहा है वो जदीद डिजिटल निज़ाम आ गया है, और ये बात भी पता है सायरा बानो साहिबा को। तो वही पुराना है। भट्ट साहब, आज FBR के चेयरमैन कह रहे हैं, आप कौन से डिजिटल निज़ाम की बात कर रहे हैं? आज चेयरमैन FBR कह रहे हैं कि ये सिस्टम करप्ट है। आप कौन से सिस्टम की बात कर रहे हैं? वो तो आज के सिस्टम की बात कर रहा है चेयरमैन FBR। दुरुस्त कह रहे हैं आप। सवाल ये है, अभी आप भी फिक्रा कह रहे थे, सलामती कौंसिल, OIC, इसराइल नहीं मानता, और डंडा पीर मुश्तंडियां दा, वो वाली क्या मिसाल है, मुनीजे को पता होगी, मुझे नहीं याद आ रही। इस मुल्क में निज़ाम ठीक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है। वो कहते हैं जो लातों के भूत बातों से नहीं मानते। दुरुस्त कह रही है, उर्दू में यही कहते हैं, ठीक फरमा रही है। जदीद डिजिटल निज़ाम आएगा, ये सब टैक्स देंगे, और यही हुकूमत तो खड़ा कर रही है मुल्क को, वरना पिछले 50 साल से आज तक कोई टैक्स ही नहीं ले पाया। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह करें कि निज़ाम को ठीक होने की तरफ आया है और लोग तस्लीम करना शुरू हुए हैं, वरना पिछली हुकूमतें तो कहती थी सब अच्छा है, सब हर चीज बेहतर है। ये तस्लीम कर रहा है कि इस मुल्क में करप्शन हो रही है। हाँ हो रही है, किसको नहीं पता हो रही है? इसको हमने बैठकर तय करना है ना। तो यही तो सिस्टम है बॉस। अगर निजाम आएगा, मुनीज़े निजाम ठीक होगा। आप इस मुल्क के हुक्मरान तबकात खुद टैक्स अदा करना शुरू कर दे तो सारा मसला हल हो जाएगा। भट्ट साहब, मजहर बड़ला साहब की तरफ जाना। बड़ला साहब, आप मुझे ये बताएं, जिन्होंने टैक्स देना है वो तो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, जिनका हम अभी जिक्र कर रहे हैं, क्या वो टैक्स खुद देंगे या वो जो डिजिटल निज़ाम जिसकी तरफ शहजाद हुसैन भट्ट साहब इशारा कर रहे हैं उसके जरिए पैसे खुद लोगों की जेबों से निकल के तो जाने से रहे?
भट्ट साहब को तो सारा हरा हरा नज़र आता है। गुजारिश ये है कि ये जो राशिद महमूद लंगड़ेयाल है ना, बड़े अपराइट अफसर हैं, शायर आदमी हैं, उनको इधर फंसा दिया FBR में। लेकिन एक बात है कि राशिद महमूद लंगड़ेयाल जिधर भी जाएगा, नीचे वाले जितने करप्ट लोग हैं उससे तंग होंगे, क्योंकि वो सच्ची और खरी बात करता है। इसीलिए उसने अशराफिया को बेनकाब किया है और बताया है कि ये माफियाज हैं, ये जो पाकिस्तानी अशराफिया है ये माफिया है, ये टैक्स नहीं देते। और उसने गरीब का दर्द बयान किया है कि 95% पाकिस्तानी तो बेचारे इस काबिल ही नहीं कि वो टैक्स दे सके। तो भट्ट साहब क्या कौन सी हरी हरी फिल्म पेश कर रहे हैं? इतराफ़ किया है हुजूर, आपके वजीर खजाना ने भी इतराफ़ किया है और चेयरमैन FBR ने भी इतराफ़ किया है कि हम अहदाफ हासिल नहीं कर सके, वो जो चोर दरवाजे हैं वो बंद नहीं हो सके, वो जो लूट मार का खेल है वो बंद नहीं हो सका, वो जो अशराफिया लूटती है, जो माफिया टैक्स नहीं देते, वो नहीं रुक सका अमल। तो कैसे रोक पाएंगे हुजूर? इसके लिए अरकान असम्बली जो बड़े बड़े खाबे खा रहे हैं ना, उन्हें लगाम देना पड़ेगी जो हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं। अच्छा ठीक है, शहजाद भट्ट साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं तो सिर्फ 2 लाइनें देना चाहता हूं। मुल्क का निज़ाम जब ठीक होता है तो इसी तरह ठीक होता है। मुल्क और टैक्स का निज़ाम तब ठीक होगा जब आपकी अपॉइंटमेंट्स बेहतर होंगी। आपने फरमाया डेड ऑनेस्ट आदमी लग गया है, ये होती है हुकूमत जहां पर अच्छे अफराद को लगाया जाता है। वरना आप पिछली हुकूमतों को देखें, इंतहाई जो 3rd क्लास ऑफिसर थे माजरत के साथ, उनकी अपॉइंटमेंट्स हुई थी। सर मैं भाई सर वक्त क्योंकि इख्तिताम की जाने बड़ा है, सायरा जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप मुझे ये बता दें कि चेयरमैन FBR कहते हैं कि टैक्स नेट को वसी नहीं करने की ज़रूरत, बल्कि हमें ये चाहिए कि अमीरों पर मजीद टैक्स लगाया जाए। सायरा जी क्या कह रही हैं आप? मैं भट्ट साहब ने एक बात बोली, 3rd क्लास लगाए हुए थे। 3rd क्लास भर्ती किसने की है? जब आपका वजीर दिफा बैंक बैठ के एक पंजाब के ब्यूरोक्रेट का नाम नहीं ले सकता, 1 अरब पता नहीं 86 करोड़ वहां के उनके वजीर आजम हाउस का खर्चा रखा हुआ है। मैं तो आपके प्रोग्राम के वजारत से हुकूमत से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे चेयरमैन सेनेट और स्पीकर असेंबली का कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाकर दें जिससे मैं अपने घर की ज़कात उन तक पहुंचा सकूं। शर्म नहीं आती वो चेहरे लेकर बैठे हुए अपनी तनख्वाहों में, अपनी मरात में 21 लाख रुपए इजाफा करके, जो मेंबर बैठे हुए वो 500। आप तो ऐसे हुकूमत को डिफेंड कर रहे हैं भट्ट साहब के, माफ कर दे कि लग रहे कि लगता है कह रहे हैं कि मैं बड़ा होके मोहसिन नकवी बनाऊंगा। कहां से वो हो गया? पंजाब का आप बजट देख लें, पंजाब का आप बजट देख लें। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट लाहौर के 6 अरब, नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट उसका, नवाज शरीफ हॉकी ग्राउंड, सारा पंजाब में सिर्फ क्या लाहौर है? लाहौर या सरगोदा गुजरांवाला जहां पर उनके ATMs बैठे हुए, वहां पर बैठ के आपने ताजरों को मराद दे दी। अली से एक सेकंड से वहां पर ताजरों को मराद दे दी आपने तालीम का क्या बजट रखा? आपने सेहत का क्या बजट रखा? आपने जो नसरुल्लाह खान की रिपोर्ट है कैबिनेट डिवीजन की बेसमेंट में जाने दे ना सहाफियों को, पता चले कि किन वो बड़ी मगरमच्छों के लिए गाड़ियां आई हैं। इनकी मराद खत्म नहीं हो रही, इनका फ्री का पेट्रोल खत्म नहीं हो रहा। यहाँ पर गरीब बंदा, आपको पता है मैंने ईद की मुबारकबाद किसी को भी नहीं दी, ना मैंने ट्वीट की ना कुछ, क्योंकि मैं ग्राउंड पर जो हालात देखकर आई हूँ, लोगों की इज्जतें नीलाम हो रही हैं। फिर कहते हैं मुल्क में एक वो क्या कहते हैं दहशत गर्द और मुल्क से वो होती है। और भाई लोगों के पास रोटी नहीं होगी ना, तो अपने बच्चे बचाने के लिए वो मुखबरी भी करेंगे और पैसे के लिए सारा काम करेंगे। ये नहीं हो सकता कि सारा पैसा अशराफिया के पेट में जाए, उनको आप सब्सिडी दें, बिजली के बिलों में हम मरे, पानी हमारे पास नहीं, टैंकर माफिया का राज, उसके बाद हम देखते रहे। वो सायरा जी आपका पॉइंट आ गया, सायरा जी आपका पॉइंट आ गया। और यही आपका कहना है ना कि ये जो सियासी अरस्तू बैठे हुए हैं ये अवाम को हकीकी तौर पर फैसिलिटेट नाकाम रहे हैं। चेयरमैन FBR भी ये कहते हैं कि टैक्स नेट को मजीद वसी ना करें, बल्कि जो अमीर तबका है उस पर टैक्स लगाएं। आप देखिए कि 95% लोग इस मुल्क में एयर कंडीशनर से महरूम है। इस तपती गर्मी में भी अगर उनके पास एयर कंडीशनर नहीं है तो फिर आप हिसाब लगाएं कि वो लोग किस तरह से टैक्स देंगे। हम उनसे टैक्स लेने की बात करें और सिर्फ फाइलर्स की बात करें तो 60 लाख लोग जो हैं वो इस वक्त टैक्स फाइलर्स हैं। तो इस तरह तो हम अपना हदफ अचीव आने वाले साल में भी नहीं कर पाएंगे। इस तरह तो हम सिर्फ नाकामी के दहाने पर खड़े हैं। तो इस तरह तो सिस्टम नहीं चलते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।